हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ जो है न्यूटन ने जो तीनों लॉज दिए थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो तीनों लॉज हैं न्यूटन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ है, किसके ऊपर बेस्ड हैं? ये फोर्स के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, किसको ये शो करते हैं, किसके बारे में बात कही गई है? इन तीनों लॉज में फोर्स के बारे में बात की गई है। अब फोर्स क्या होता है? अगर फोर्स की बात की जाए तो आप सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि पुश। ठीक है, किसी चीज़ को पुश करना, किसी चीज़ पे दबाव डालना इज कॉल्ड फोर्स। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस बोर्ड पे थोड़ा सा ऐसे प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ या इसको दबाने की कोशिश कर रही हूँ, इसका मतलब मैं इस पर क्या कर रही हूँ? फोर्स को लगा रही हूँ। ये तो बात हो गई सिंपल लैंग्वेज की। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यही जो फोर्स है, जो हम झटका या फिर दबाव या फिर पुश जो करते हैं चीज़ों को, वो हम लॉज में कैसे देखेंगे, इनमें लॉज क्या बनाए गए हैं, किस तरीके से उनको हम यूज़ कर सकते हैं साइंस में, तो वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में देखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट लॉ की बात की जाए तो अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में आपको कुछ डेफिनेशन मिलेगी। इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी एक्टिंग ऑन इट। अब ये लाइन तो इन्होंने दे दी, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है? इन्होंने क्या कहा है कि अगर कोई बॉडी है, बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, अगर वो बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है, यानी कि जैसे कि मान लिया हमने ये बॉडी है, ये एक मार्कर है, एक बॉडी हमने अज्यूम कर लिया, ये क्या, एक बॉडी जो कि मार्कर है, हमने इसको अज्यूम किया, इसको कंसिडर किया, ये मान लीजिए यहाँ पे ऐसे रखी हुई है, यहाँ पे तो रखी नहीं जा सकती, मान लीजिए टेबल पे ये चीज़ ऐसे रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ये रेस्ट कंडीशन में है, अगर ये तब तक मूव नहीं करेगी जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ गई? सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? कोई चीज़ रेस्ट में है, अगर रेस्ट की कंडीशन में है तो वो तब तक रेस्ट की कंडीशन में होगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको वहां से मूव करने के लिए उसको प्रेरित नहीं करते। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर मान लीजिए ये मार्कर है, ये पहले से अगर मूविंग मोशन में होता, मूव कर रहा होता, ये तब तक मूव करेगा जब तक इसको हम रोकने की कोशिश नहीं करते। मतलब अगर आगे हम जाके स्टॉपर लगा दें यहाँ पे, या फिर जो हम मूव करा रहे हैं ऐसे ये फोर्स हटा दें, तो क्या होगा, ये रेस्ट की कंडीशन में आ जाएगा। तो कुल मिला के यही होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में है, अगर रुकी हुई है, तो वो रुकी हुई ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको धक्का देके आगे की तरफ ना भेजा जाए। या फिर अगर कोई बॉडी चल रही है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोकते नहीं। यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक, बात समझ में आ गई कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? बुक में जो लिखा हुआ है उसी को सिंपल लैंग्वेज में बताने की मैंने कोशिश की है कि फर्स्ट लॉ क्या है न्यूटन का। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट लॉ का। एग्जाम्पल जैसे कि अब आप जा रहे हो, कार पे बैठे हुए हो, जब कार में बैठे हो या किसी व्हीकल में अगर आप बैठ के जा रहे हो, तो होता क्या है, जब कार बिल्कुल स्मूथली अगर जा रही होती है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बैठे हो। लेकिन अचानक से जब ब्रेक लगती है, जब अचानक से ब्रेक लगती है तो क्या होता है, एक झटका आपको महसूस होता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, आगे की तरफ झुक जाते हो। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आप देना ज़रूर ध्यान इस बात पे कि आप क्या करोगे, आप आगे की तरफ झुक जाओगे जैसे ही ब्रेक लगती है। इसीलिए हम जब कार में बैठते हैं तो हम सीट बेल्ट को लगाते हैं, यानी कि कार तो पहले आराम से मूविंग थी, जब हमने कार को ब्रेक लगा के रोकने की कोशिश की तो क्या हुआ, एक झटका हमें महसूस हुआ, यानी कि पहले हम बिल्कुल स्टिल बैठे हुए थे और जैसे ही ब्रेक लगाया तो हमारी बॉडी आगे की तरफ मूव हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स की वजह से चेंज हो रहा है, फोर्स की वजह से चेंज हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। ये तो हो गई पहली बात। ठीक है, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, या फिर कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे स्टॉप ना किया जाए। ये तो बात हो गई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। सेकेंड की बात कर लेते हैं।
सेकेंड, अगर बुक में आप देखो, बुक में आपको कुछ डेफिनेशन इस तरीके से मिलेगी. इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस्ड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ठीक, कहना क्या चाहते हैं कि जो फोर्स, अब यहाँ पे हमने देख लिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या देख लिया कि जो भी चीज़ है वो फोर्सेस की वजह से हो रही है. मूवमेंट हो रहा है या बॉडी रेस्ट में आ रही है तो किसकी वजह से आ रही है? फोर्स की वजह से आ रही है. तो फोर्स के बारे में सेकेंड लॉ में बताया गया है कि ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स होता है, ये झटका या दबाव या जो पुश है, ये जो फोर्स की वैल्यू होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? वो होती है प्रोपोर्शनल टू मास. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब एक चीज बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब आप बताओ कि चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट, रेट मतलब क्या हुआ? टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि dv/dt, यानी कि इसको आप क्या कर सकते हो? एक्सेलरेशन लिख सकते हो. तो जो फोर्स होता है, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के. ये है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ने बताया, फोर्सेस के बारे में बताया कि फोर्स की वजह से ही चेंजेस हो रहे हैं. सेकेंड में फोर्स की वैल्यू बता दी, मास इनटू एक्सेलरेशन. अब थर्ड लॉ के बारे में देख लेते हैं. जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इसके बारे में देख लेते हैं. अब थर्ड लॉ क्या कहता है? ये भी फोर्सेस से ही रिलेटेड है. मैंने आपको बताया है पहले ही, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो तीनों मोशन है, तीनों लॉज है मोशन से रिलेटेड, वो किससे बिलोंग करते हैं? ये फोर्स के बारे में ही है बेसिकली. तो थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ अगर डेफिनेशन देखो तो कहता है कि इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप अगर आसान भाषा में अगर समझना चाहो तो आप रिलेट कर सकते हो. जैसे कि अगर आपने अपने घर में, मतलब भाई बहन अगर आपके हैं, तो फिर अगर आपने उनको थप्पड़ अगर मारा हो तो आप एक चीज़ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि जब आप थप्पड़ मारते हो तो जिसको लगती है उसको तो लगती ही है, लेकिन हाथों में सेंसेशन होने लगती है. हाथ, जैसे कि अगर आपने चाटा मारा किसी को तो आपके हाथ में क्या होता है? आपके हाथ में भी एक थोड़ा दर्द हो जाता है, कई बार हाथ लाल भी हो जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है. क्यों? क्योंकि अगर आपने चाटा मारा, उस गाल पे चोट लगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगता है. मतलब इसके थ्रू आपके इस हाथ पे क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगेगा. वो क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है. अब इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, इसका मतलब देख लेते हैं साइंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉल है, कुछ भी मान लीजिए ये कोई बॉल है, ये कोई फ्री सरफेस पे रखा हुआ है, ये कोई सरफेस है. अब ये बॉल मान लेते हैं कि F फोर्स अप्लाई कर रहा है इस सरफेस पे. क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है? F फोर्स अप्लाई कर रहा है इस सरफेस पे. मान लीजिए ये इसका सेंटर है और यहाँ से ये क्या कर रहा है? F फोर्स अप्लाई कर रहा है. F फोर्स अप्लाई कर रहा है, किस पे अप्लाई कर रहा है? सरफेस पे अप्लाई कर रहा है. तो F फोर्स कैसे अप्लाई कर रहा है? कि सोचो, अगर कोई बॉडी है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई ना कोई मास होगा. कोई भी बॉडी है, कुछ भी है, तो उसका मास तो होगा ही. आप हो तो आप अगर एक जगह पे खड़े हो तो आपका कोई ना कोई मास होगा, कोई ना कोई वेट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई बॉडी है, उसके मास की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है किस पे? जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अगर वो टेबल पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो टेबल पे ये फोर्स लगाएगा. अगर ये ऑब्जेक्ट फर्श पे रखा हुआ है तो वो कहाँ करेगा? फर्श पे फोर्स अप्लाई करेगा. और साथ ही अगर मान लीजिए वो चीज़ टेबल पे रखी है तो टेबल भी क्या करेगी? उस पर एक अपोजिट रिएक्शन लगाएगी. उस पर क्या करेगी? एक अपोजिट रिएक्शन लगाएगी कुछ इस तरीके से. तो ये जो F और R होंगे दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे. F इज इक्वल टू R. F इज इक्वल टू R मतलब ये जो फोर्स होगा वो टेबल पे लगाएगा, ये बॉल जो होगा फोर्स लगाएगा टेबल पे और टेबल रिएक्शन डेवलप करेगा बॉल पे ऊपर की तरफ. ठीक है, तभी तो दोनों चीज़ें बैलेंस हो पाएंगी. दोनों चीज़ें तभी बैलेंस होंगी जब एक चीज़ नीचे आएगी और दूसरी ऊपर आएगी. ठीक है, तभी आप चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे. तो F इज इक्वल टू R. बात समझ में आ गई होगी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है.
तो यही है कि कोई भी बॉडी ये सिर्फ बॉल के लिए वैलिड नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए है। अगर आप एक जगह पे खड़े हो तो आपकी बॉडी का जो वेट है, आपकी बॉडी का जो वेट है वो क्या करेगा, फर्श पे, आप अगर फर्श पे खड़े हो तो फर्श पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। वो फर्श आपके ऊपर क्या होगा, आपके ऊपर उल्टा रिएक्शन डेवलप करेगा। तो ये क्यों होता है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, या फिर अगर वो मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी और जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोका ना जाए। सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के। थर्ड लॉ क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तीनों लॉज आज हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखना एक बार, रिवाइज करना, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।